हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2 अगस्त के करेंट अफेयर्स। 2 अगस्त के करेंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी सारी न्यूज़ है, इंटरेस्टिंग न्यूज़ है और वीडियो के एंड में आपको काफ़ी कुछ रिवीजन क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और अंत में मिलेगा क्वेश्चन ऑफ द डे जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। क्लियर है? अगर आज के क्लास के करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको लेनी है तो परचम का टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं या फिर परचम के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आपको आज के क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। ओके इसके अलावा 1 अगस्त में कई सारे इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किए गए थे जो कि मैंने डिस्कस नहीं किए थे, लेकिन आज हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। एक बच्चे का कमेंट आया था कि 1 अगस्त को गर्लफ्रेंड डे सेलिब्रेट होता है। बिल्कुल सही बात है। गर्लफ्रेंड डे के अलावा कई सारे और इम्पॉर्टेंट डे 1 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाते हैं। तो पहले हम इम्पॉर्टेंट डे देखते हैं और फिर आज की हम सारी न्यूज़ को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ओके सो स्टार्ट करते हैं आज का सीए। 1 नंबर पे है 1 अगस्त को हमने सेलिब्रेट किया वर्ल्ड वाइड वेव डे। WWW का इस्तेमाल सभी लोगों ने किया होगा कभी ना कोई भी। जब हम इंटरनेट ब्राउजिंग करते हैं, एक्सप्लोरर का यूज़ करते हैं, तब वहाँ पे आपको WWW ज़रूर देखने को मिलता है। आपको पता है 1 अगस्त 1991 में पहली बार इसे अवेलेबल कराया गया था पब्लिक डोमेन में। इसका मकसद यही है कि कैसे आप वेव का यूज़ करके अपनी डेली लाइफ को, ह्यूमन लाइफ्स को और इम्प्रूव कर सकते हैं, उन्हें एक्नॉलेज कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन कैसे एक्सेस की जा सकती है, एम्पावरमेंट और एजुकेशन के बारे में ये बातें करता है। WWW को बनाया किसने था? तो इसका फाउंडर हैं सर टिम बर्नर्ड ली। इन्होंने 1989 में WWW मतलब वर्ल्ड वाइड वेव का फॉर्मेशन किया था। ओके तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है WWW का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेव होता है। इसका डेवलपर कौन है? तो इसके डेवलपर हैं टिम बर्नर्ड ली। कब बनाया था? 1989 में से बनाया गया था। नेक्स्ट है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। बेसिकली 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त के बीच में हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। हम सभी लोग जानते हैं जो मिल्क होता है, मदर का मिल्क होता है, वो कितना ज़्यादा यूज़फुल होता है, बेनिफिशियल होता है बेबीज़ के लिए, क्योंकि मिल्क में कई सारी एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं जो बेबी को प्रोटेक्ट करती हैं अलग अलग डिसीजेस से, बीमारियों से। ओके इसलिए यहाँ पे वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक सेलिब्रेट किया जाता है और इसका मकसद यही है कि अधिक से अधिक मात्रा में जो बच्चे होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, उनको मदर का मिल्क मिले। और जो मैटरनिटी लीव होती हैं वो मदर्स के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट होती हैं, मैटरनिटी लीव्स के क्या राइट्स हैं, उसके बारे में बेसिकली ये दिन, ये पूरा हफ्ता सेलिब्रेट होता है। सो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2023 एडवोकेटिंग फॉर मैटरनिटी राइट एंड ब्रेस्ट फीडिंग एट द वर्क प्लेस। तो 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त के बीच में टू प्रमोट द रेगुलर ब्रेस्ट फीडिंग फॉर द इन्फेंट एंड इट्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन देयर हेल्दी डेवलपमेंट। इसलिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, इस पूरे हफ्ते को, पूरे वीक को सेलिब्रेट किया जाता है। और सपोर्ट कौन करता है इसको? WHO करता है, यूनिसेफ करता है और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड सिविल सोसाइटी पार्टनर इसके पार्टनर है जो कि ब्रेस्ट फीडिंग वीक को सेलिब्रेट करते हैं, प्रमोट करते हैं। थीम क्या है? थीम है लेट्स मेक ब्रेस्ट फीडिंग एट वर्क एंड वर्क। ओके इसका शुरुआत 1992 में किया गया था बाय वर्ल्ड अलायंस फॉर द ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन। डन। नेक्स्ट 1 अगस्त को हम मुस्लिम वीमेंस राइट डे भी सेलिब्रेट करते हैं। तो 1 अगस्त को हमने मुस्लिम वीमेन राइट्स डे को भी सेलिब्रेट किया। आप लोगों ने एक सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बारे में ज़रूर सुना होगा जो कि 2019 में पास हुआ था रिलेटेड टू द ट्रिपल तलाक। याद आया? बस उसी से ये दिन एसोसिएटेड है। Muslim Women Right Day is observed across the nation on the 1st August to celebrate the enactment of the law against the triple talaq. सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे इनेक्ट किया था लॉ को 1 अगस्त 2019 में। और ये जो ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस है जो कि बेसिकली मुस्लिम कम्युनिटी में देखी जाती है, तो उसे एक क्रिमिनल ऑफेंस डिक्लेयर किया गया था बाय द लॉ। नेक्स्ट है 1 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड लंग कैंसर डे। लंग्स हमारी बॉडी के बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ठीक है। तो लंग्स कैंसर की बहुत ज़्यादा केसेस ऑब्जर्व किए गए हैं। ऐसा WHO का कहना है कि ये केसेस लगातार, ब्रेस्ट कैंसर और लंग्स कैंसर के जो केसेस हैं वो लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। 2012 में इस दिन की शुरुआत की गई थी
और वर्ल्ड लंग्स डे हर साल, वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे हर साल हम 1 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। अब 1 अगस्त को डेथ एनिवर्सरी थी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की। 1 अगस्त 1920 को इनका निधन हुआ था, जिसके बाद आप सभी को पता है कि तिलक फंड का फॉर्मेशन भी किया गया था। अब आप लोगों ने वैलेंटाइन चिरोल के बारे में सुना होगा, जिन्होंने बाल गंगाधर तिलक को कहा था फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। इन्होंने आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया था 1890 में। इन्होंने गणेश उत्सव, शिवाजी महोत्सव जैसे कई सारे फेस्टिवल्स की शुरुआत भी की थी। इन्होंने होम रूल लीग का भी स्थापना की थी। होम रूल लीग के फॉर्मेशन इन्होंने किया था 1916 में। इसके अलावा इन्होंने कई सारे न्यूज़पेपर्स भी पब्लिश किए थे, जैसे कि केसरी, मराठा, और कुछ बुक भी लिखी थी जैसे कि गीता रहस्य एटसेट्रा। अब यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, आप प्लेलिस्ट पे जाइएगा। प्लेलिस्ट में आपको फेमस पर्सनालिटी का एक पूरा सीरीज़ मिल जाएगा, जहाँ पे जितने भी फ्रीडम फाइटर रहे हैं, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, उनकी बायोग्राफी मैंने कवर की है। बायोग्राफी कवर की है मतलब उनके क्या अचीवमेंट है, उन्होंने किस कॉलेज का, किस इंस्टीट्यूट का फॉर्मेशन किया, क्या काम किए, कौन सी बुक लिखी, कौन से न्यूज़पेपर को पब्लिश किया, एटसेट्रा। वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो उनमें आपको बायोग्राफी मिल जाएगी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के, तो आप उनकी बायोग्राफी, कंप्लीट डिटेल बायोग्राफी आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। डन है। आइए अब हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज़ में है। ये पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं और आगे भी बनेंगे। मैं बात कर रही हूँ ईगा स्वितेक के बारे में। ईगा स्वितेक एक प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है और ये पोलैंड से बिलोंग करती हैं। कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये पोलैंड से बिलोंग करती हैं। अभी रिसेंटली वीमेंस टेनिस एसोसिएशन हो रहा था, एसोसिएशन टाइटल इन्होंने जीता है। और जर्मनी की टेनिस खिलाड़ी, टेनिस प्लेयर लॉरा सीजमर्ट को इन्होंने डिफीट किया है। ओके, इसके अलावा ये वर्ल्ड रैंक नंबर 1 है। इनकी जो रैंकिंग है वो क्या है? 1 है। वीमेंस टेनिस एसोसिएशन रैंकिंग में ये 1 नंबर पे आती हैं। इन्होंने अभी पिछले कुछ समय में 4 टाइम मेजर सिंगल चैंपियनशिप को भी जीती है। इन्होंने 2020, 2022 और 23 का फ्रेंच ओपन जीता है और 2022 में यूएस ओपन इन्होंने जीता था। ये पोलैंड से बिलोंग करती हैं ये, ठीक है। अगर हम वीमेन टेनिस एसोसिएशन के बारे में बात करें तो 1973 में इसका फॉर्मेशन किया गया था बिली जीन किंग ने। नेक्स्ट प्लेयर जो है वो है रोनाल्डो। हम सभी को पता है कि रोनाल्डो जो है वो फुटबॉल खेलते हैं, एक शानदार फुटबॉल प्लेयर है और पुर्तगाल से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हाईएस्ट गोल स्कोरर बन गए हैं फुटबॉल की हिस्ट्री में। इन्होंने सबसे अधिक मात्रा में गोल किया है। इनके जो नंबर ऑफ गोल्स है वो 145 है। 145 गोल इन्होंने किए हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल प्लेयर, पोर्चुगल से बिलोंग करते हैं और ये हाईएस्ट स्कोरर बन गए हैं, गोल स्कोरर बन गए। 145 इनके स्कोर है। नेक्स्ट बात करते हैं गर्ड मुलर के बारे में। जर्मनी से हैं, इनके जो गोल हैं वो 144 है। एंड अगले हैं कार्लोस सेंटिलाना, ये स्पेन के हैं और इनका गोल जो है 125 का है। डन। नेक्स्ट बात करते हैं अगले जो प्लेयर न्यूज़ में है वो एक शानदार बॉलर, फास्ट बॉलर एंड क्रिकेटर हम कहेंगे इनको, इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड। इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस किया है। तो इंग्लैंड के पेसर स्टुअर्ट ब्रॉड अनाउंस हिज रिटायरमेंट। इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है और ये सेकेंड फास्ट बॉलर थे इंग्लैंड के, मतलब है इंग्लैंड के। अगले जो प्लेयर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बात कर रही हूँ विक्टर एक्सेल्सन के बारे में। विक्टर एक्सेल्सन जो है वो डेनमार्क से बिलोंग करते हैं और इनका एसोसिएशन जो है वो बैडमिंटन से। आज जितने भी प्लेयर हम स्टडी कर रहे हैं ना, ईगा स्वितेक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, इसके अलावा विक्टर एक्सेल्सन है, इनसे आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं इनके स्पोर्ट्स से रिलेटेड या फिर इनकी कंट्री से रिलेटेड, क्योंकि लगातार ये कोई ना कोई टूर्नामेंट जीतते ही रहते हैं। डन। तो डेनमार्क के हैं विक्टर एक्सेल्सन। इन्होंने ये जो बैडमिंटन चैंपियन है, इन्होंने रिसेंटली जापान ओपन फाइनल मेन सिंगल का टाइटल अपने नाम किया है। तो मेन सिंगल का टाइटल जापान ओपन में किसने जीता है? विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है, जो कि एक बैडमिंटन प्लेयर है, डेनमार्क से बिलोंग करते हैं। अगर हम वीमेन सिंगल के टाइटल के बारे में बात करते हैं तो वीमेन सिंगल का टाइटल जीता है एंग से यंग, जो कि कोरियन प्लेयर है, बैडमिंटन प्लेयर है और इन्होंने जापान ओपन 2023 का टाइटल, वीमेन सिंगल का टाइटल जीता है, जो कि टोक्यो में हो रहा था। डन। नेक्स्ट बात करते हैं अगले पर्सन जो न्यूज़ में, उनका नाम है एन एस विश्वनाथन।
इन्हें अपॉइंट किया गया है एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ एक्सिस बैंक। बेसिकली आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दिया है इनके अपॉइंटमेंट के लिए, और एनएस विश्वनाथन जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बन गए हैं एक्सिस बैंक के फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। 3 सालों तक एक्सिस बैंक के ये नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन रहेंगे। बेसिकली पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ही काम करते थे। इन्होंने आरबीआई ज्वाइन किया था 1981 में, और मार्च 2020 में ये एज अ डिप्टी गवर्नर की पोस्ट पे पहुंचने के बाद रिटायर हुए हैं। इसलिए आरबीआई ने इन्हें अप्रूवल दिया है कि एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ये ज्वाइन कर सकते हैं एक्सिस बैंक को। अगर हम एक्सिस बैंक के बारे में थोड़ी सी बातें करें तो एक्सिस बैंक का फॉर्मेशन 1993 में हुआ था, मुंबई महाराष्ट्र में, और राकेश माखीजा चेयरमैन है। अमिताभ कांत एमडी एंड सीईओ है। बढ़ती का नाम जिंदगी इसकी टैगलाइन है। ये कुछ पर्सन्स थे। अब बात करते एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टर के बारे में। वो पोस्टर ना मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए वीडियो में ऐड किया है। देखिएगा, ये है वो पोस्टर जिसमें एक एलिफेंट है और वो टाइगर से कह रहा है वेलकम टू द वेजी वर्ल्ड डूड। बेसिकली प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट को मर्ज कर दिया गया है फाइनली। हालांकि ऑर्डर जो आए थे वो जून में आए थे, ऑर्डर जो आए थे वो जून 2023 में ऑर्डर आए थे इसके मर्जर के लिए। फाइनली यहाँ पे मर्जर कर दिया गया है प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट का। ओके, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत होती है 1973 में और प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत होती है 1992 में। ओके है इतनी चीज़ें, आइए पूरी बातें करेंगे हम। An order on June 23, 2023 finally made it official. प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट का मर्जर कर दिया गया है। अब आने वाले समय में, अभी तक बजट में क्या होता था ना कि प्रोजेक्ट टाइगर के लिए अलग फंड आता था, प्रोजेक्ट एलिफेंट के लिए अलग फंड आता था। अब दोनों के लिए मर्जर हो गई बॉडी, तो दोनों के लिए सेम अमाउंट ऑफ फंड आएगा और उस फंड को प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाना है। इसके लिए एक नया डिवीजन भी तैयार किया है। उस नए डिवीजन का नाम है प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट डिवीजन। बेसिकली हमको ये इन्फॉर्मेशन नोटिफाई करते हुए बताई गई है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, हमें पता है 2022 में 30 इयर्स कंप्लीट हुए थे प्रोजेक्ट टाइगर के, वहीं 2023 में 50 इयर्स कंप्लीट हुए हैं प्रोजेक्ट टाइगर के, और 30 साल कंप्लीट हुए थे प्रोजेक्ट एलिफेंट के। क्योंकि प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू हुआ था 1992 में, वहीं प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था 1973 में। ओके, यहाँ पर बेसिकली अगर थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं, 2011 की बात करते हैं, 2011 में प्रपोज किया गया था कि 3 बॉडी हैं हमारी कंट्री की, जो तीनों की तीनों सेंट्रल स्पॉन्सर बॉडी हैं। तीनों के तीनों सेंट्रली स्पॉन्सर प्रोजेक्ट है, बेसिकली प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट अंडर वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। इन तीनों को मर्ज करके एक सिंगल बॉडी बनाई जाएगी। लेकिन उस समय काफ़ी अपोजिशन हुआ और जो उस समय की एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट थी, फिर उन्होंने फर्दर कोई एक्शन नहीं लिया, इसलिए काफ़ी लंबे समय से ये डिसीजन पेंडिंग था। फाइनली ऑफिशियल ऑर्डर आया और प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट को मर्ज कर दिया गया। अब यहाँ पे बात आपको समझनी पड़ेगी, ओनली फंडिंग इज टू बी मर्ज, और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो होगा दोनों स्कीम के लिए वो अलग अलग रहेगा, सेपरेट रहेगा, और यही कंटिन्यूअसली चलने वाला है। अमलगमेशन के बाद, दोनों बॉडी के मर्जर के बाद आप देखेंगे प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट स्कीम जो है उसके लिए जो बजट 2023-24 में लाया जाएगा या लाया गया है वो 331 करोड़ रुपीस का है। 331 करोड़ रुपीस का है। ठीक है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है अबाउट द प्रोजेक्ट एलिफेंट। सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है एलिफेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और एलिफेंट कॉरिडोर को बनाने के लिए काम करती है। और बेसिकली इनका एजेंडा है ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को कम करना। 1992 में इस स्कीम को लाया गया था। प्रेजेंटली 33 एलिफेंट रिजर्व जो है वो हमारी कंट्री में नोटिफाई किए गए हैं, काम कर रहे हैं, और 101 एलिफेंट कॉरिडोर भी आइडेंटिफाई किए गए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर जैसा कि मैंने बताया 1973 में इसको शुरू किया गया था। कल हमने जो एस्टिमेशन है टाइगर का वो भी हमने देखा। ओके, ये भी पूरी तरीके से सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का फॉर्मेशन 2005 में किया गया था। न्यू दिल्ली में इसकी हेड ऑफिस आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर कंपोजिशन आपको दिख जाएगा, तो आप कंपोजिशन देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम भारत होस्ट करने जा रहा है इंटरनेशनल कॉफी कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस। ओके, सो 5th एडिशन है वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस का, जिसको पहली बार होस्ट कर रहा है इंडिया, बेंगलुरु कर्नाटका में। ठीक है, और ये डेट होने वाली है 25 to 28 सितंबर। तो 5th नंबर की वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हो रही है? भारत के बेंगलुरु में हो रही है, कर्नाटका में हो रही है। ओके, इतनी चीज़ें पूरी डिटेल हम यहाँ पे अब डिस्कस करने वाले हैं। सो
For the first time in Asia, World Coffee Conference to be held in Bengaluru. India is set to be host its first World Coffee Conference, जो कि ऑर्गेनाइज की जाएगी बाय द इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन बेंगलुरु में, और ये 5th एडिशन होने वाला है। इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मकसद है कॉफ़ी के यूजेस को, उसके एडवांटेजेस को, उसके कंजप्शंस को और उसकी ट्रेडिंग को प्रमोट करना और उसको रेगुलेट करना। ओके, के जी जगदीशा ये सीईओ और सेक्रेटरी ऑफ कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया है, और इन्होंने टेनिस प्लेयर रोहन बोपन्ना, इनका नाम नहीं भूलना है, टेनिस प्लेयर है रोहन बोपन्ना, उन्हें इस इवेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, डिक्लेयर किया है। टेनिस प्लेयर रोहन बोपन्ना ब्रांड एम्बेसडर होंगे वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस के लिए। ये 5th नंबर की वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस है, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम एशिया में, वो भी इंडिया में इसे किया जा रहा है। अब थीम क्या है? सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड रिजेनरेटिव एग्रीकल्चर इसकी थीम है। कुछ इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं अबाउट इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फॉर्मेशन 1963 में किया गया था। यूके में इसका हेड ऑफिस और 75 मेंबर कंट्री यहाँ पे है, जिनका मकसद है कॉफी की इकोनॉमी को बूस्ट करना, एग्रीकल्चर को प्रमोट करना, फाइनेंस करना, एटसेट्रा। अब बात कर रहे हैं 5वें नंबर की मीटिंग जो हो रही है वो इंडिया में हो रही है, मतलब पहले 4 मीटिंग हो चुकी हैं। ओके, सो यूके में पहली मीटिंग 2001 में हुई थी, ब्राजील में 2004 में, फिर है गुटेनमाला में 2010 में, और इथोपिया में 2016 में ये मीटिंग कंडक्ट की गई थी। नेक्स्ट, द फर्स्ट गुड ट्रेन कैरिंग एसेंशियल आइटम हैज बीन ऑपरेटेड इन विच स्टेट? आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाली पहली मालगाड़ी किस राज्य में संचालित की जा रही है? आंसर हो जाएगा मणिपुर। अभी रिसेंटली ये जो ट्रेन है ना वो गुवाहाटी से मणिपुर आई है इसेंशियल गुड्स को कैरी करके। तो रेलवे अथॉरिटी ने ये हमको बताया है कि स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने फर्स्ट गुड ट्रेन कैरिंग फूड ग्रेन एंड एसेंशियल कम्युनिटी, जो कि गुवाहाटी से आई है मणिपुर, टू मणिपुर फ्रॉम गुवाहाटी, और गुवाहाटी से आई है मणिपुर में कहाँ पर आई है? कोंगशेंग, जो लेटेस्ट रेलवे स्टेशन बनाया गया वहां पे इसे रिसीव किया गया। चलिए मैप देखिए, ऐसा जाना पहचाना सा लग रहा है, बिल्कुल इंडियन पेनिनसुला का मैप आपको दिखाई दे रहा है। ये हमारा प्यारा भारत। अब इस भारत में कुछ स्टार्स दिखाई दे रहे हैं, क्या है ये स्टार? कोई गैस कर सकता है? चलो मैं आपको हिंट करती हूँ, लोनार लिखा है। तो लोनार लेक बेसिकली किस लिए फेमस है? क्योंकि ये क्रेटर से बनी हुई लेक है। तो बेसिकली जो स्टार दिखाई दे रहे हैं ना, रामगढ़, धाला और लोनार, ये बेसिकली क्रेटर हैं। क्या है ये? बेसिकली भारत के क्रेटर हैं। क्रेटर कैसे बनते हैं? तो क्रेटर 2 रीजन से बनते हैं। पहला है वॉल्केनो एरप्शन से बनता है क्रेटर, और दूसरा कोई बड़ा सा मेट्रोइड जो है वो भारत के अर्थ के सरफेस से टकराया हो, और अर्थ के सरफेस से टकराने के बाद बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं अर्थ की सरफेस में, जिनको हम क्रेटर कहते हैं। डन इतनी चीजें? क्यों डिस्कशन हो रहा है थोड़ी देर में पता चल जाएगा। इंडिया हैज 3 इम्पैक्ट क्रेटर, मेट्रोइड इम्पैक्ट क्रेटर है रामगढ़, लोनार एंड धाला। ठीक है, ये धाला क्रेटर है, ये धाला क्रेटर आपको एमपी में देखने को मिलेगा, शिवपुरी में। ठीक है, एमपी के शिवपुरी में आपको धाला क्रेटर देखने को मिलता है, और ये एशिया का लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट इम्पैक्ट क्रेटर है। ये जो क्रेटर है ये 11 किलोमीटर के डाया में फैला हुआ है, और लगभग 2500 से 1700 मिलियन ईयर अगो इसका फॉर्मेशन हुआ था, मतलब बहुत 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 अधिक ज़्यादा ये पुराना क्रेटर है। इसके बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये चर्चा में है, क्योंकि एक रिसर्च सामने आई है। आइए हम बात करते हैं उस रिसर्च के बारे में। यूरेलाइट, रेयर एंड एंशिएंट मेटेराइट, अभी रिसेंटली डिस्कवरी की गई है। डिस्कवरी किसने की है? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्न स्विट्जरलैंड के साइंटिस्ट के द्वारा एक स्टडी की गई है, और रिसर्च के डेटा को रिवील किया गया है। बताया गया है कि जो ढाला क्रेटर है, ढाला क्रेटर आपने देख लिया एमपी में है। ओके, ये जो ढाला क्रेटर है ये बेसिकली एक बहुत अधिक एंशिएंट, बहुत अधिक पुराने मेटेराइट के टकराने से इसका फॉर्मेशन हुआ है, और इसका नाम है यूरेलाइट। ठीक है, यूरेलाइट बेसिकली एक रेयर क्लास मेटेराइट है। इसको पहली बार रशिया में देखा गया था, तो रशिया में जिस विलेज में इसको डिस्कवर किया गया था उसी के नाम पे इसका नाम यूरेलाइट पड़ा है। यूरेलाइट आर द रेयर क्लास ऑफ प्रिमिटिव मेटेराइट दैट कॉन्स्टिट्यूट जस्ट अ टाइनी फ्रैक्शन ऑफ मेटेराइट ऑन अर्थ। इसको पहली बार देखा गया था कहाँ पर? उराई विलेज इन रशिया। ये यूरेलाइट जो है इसमें 10% लेस देन 10% कार्बन होता है इन द फॉर्म ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट, और इसमें कुछ सल्फाइड्स होते हैं और कुछ फाइन ग्रेन
सिलिकेट्स के फॉर्म में बनता है। इससे हमें फर्दर जो स्टडी होगी अर्थ के डेवलपमेंट के बारे में कि अर्थ में वाटर कैसे आया, प्लेनेट में लाइफ कैसे आई, तो उन सारी चीज़ों में रिसर्च करने में आगे मदद करेगा। डन। नेक्स्ट बात करते हैं नासा के एक स्पेसक्राफ्ट के बारे में जिसका नाम है ओसिरिस REX। ये जो ओसिरिस REX है ये आ रहा है वापस अर्थ, घूम घाम के वापस ये अर्थ को आ रहा है। पर ये घूमने गया कहाँ था? ये घूमने गया था एक एस्ट्रॉइड में, और उस एस्ट्रॉइड का नाम है बेनू। तो पूछ लिया जाए बेनू क्या है तो बता देना एक एस्ट्रॉइड है जहां पे नासा ने अपने एक स्पेसक्राफ्ट को भेजा था जिसका नाम था ओसिरिस REX, और ये वापस अर्थ में आ रहा है अपनी जर्नी को हैप्पीली कंप्लीट करके, और बहुत सारा मटेरियल या बहुत सारा आप कह सकते हैं कि डेटा वो कलेक्ट करके वहां से लेकर आ रहा है। ठीक है। अच्छा, इस मिशन के बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं। बेसिकली यूएस स्पेसक्राफ्ट ये पहला यूएस स्पेसक्राफ्ट है जो कलेक्ट करके आ रहा है सैंपल्स एस्ट्रॉइड से। इसे 2016 में लॉन्च किया गया था और 2018 में ये अपने टारगेट मतलब एस्ट्रॉइड के पास पहुंच गया। उसने वहां पे काफ़ी सारे सैंपल्स को कलेक्ट किया और सैंपल को कलेक्ट करने के बाद अब 2023 में वापस अर्थ पे आ रहा है। ठीक है। तो नासा का ओसिरिस REX spacecraft currently on return journey from asteroid Bennu recently made a critical course adjustment to ensure its successful arrival back to the Earth। अब इसका फुल फॉर्म क्या है? ये ओसिरिस REX जो है नासा का स्पेसक्राफ्ट मिशन है जिसको डिजाइन किया गया था नियर अर्थ एस्ट्रॉइड जिसका नाम है बेनू, उसकी स्टडी करने के लिए। हम बात करते हैं ओरिसिस का फुल फॉर्म क्या है। तो ओरिजिन, स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन, रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन, सिक्योरिटी, रीगोलिथ एक्सप्लोरर, ये इसका नाम है जिसका मकसद आपको क्लियर हो चुका है। ओके। अच्छा, इससे साइंटिस्ट को क्या फ़ायदा है? तो हमारे प्लेनेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ, लाइफ की बिगनिंग कैसे हुई, तो इस एस्ट्रॉइड की मदद से बेसिकली ये सब जानकारी हमको मिलेगी। ओके। नाउ अब बात करते हैं नासा प्लस के बारे में। तो नासा प्लस ने एकदम अपना एक नया चैनल ओपन किया है, उसके ऊपर हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो नासा लॉन्च स्ट्रीमिंग सर्विस नासा प्लस ऐप। तो नासा प्लस में जो भी नई नई एक्सप्लोर मतलब कॉस्मोस की स्टडी हुई है, नई जो वेब सीरीज़ वगैरह हैं, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे दिखाया जाएगा ऑन डिमांड। नासा ने इसे लॉन्च किया जिसका नाम है नासा प्लस, और अपनी भी वेबसाइट को वापस से इन्होंने रिन्यू करने का काम किया है टू कंटिन्यूसली इन्हांस दीज वेबसाइट मेकिंग देम मोर इंफॉर्मेटिव, इंटरेक्टिव एंड यूज़र फ्रेंडली। लास्ट बात करते हैं अगेन नासा से है SpaceX Crew 7 मिशन। आप सभी लोगों को ISS के बारे में पता होगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। अब इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नेक्स्ट मिशन भेजा जा रहा है, नेक्स्ट आप कह सकते हैं एस्ट्रोनॉट्स को वहां पे भेजा जा रहा है जिसका नाम है Crew 7 मिशन। ठीक है। इसमें जो एस्ट्रोनॉट है वो नासा, ESA, जेक्सा और रॉसकॉस्मॉस के हैं। मतलब 4 अलग अलग जो हमारी एजेंसीज हैं उनके ये एस्ट्रोनॉट भेजे जा रहे हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, इसलिए इसका नाम है SpaceX Crew 7 मिशन। ठीक है। SpaceX इसलिए लगाया गया है क्योंकि SpaceX के द्वारा मतलब उसका जो फाल्कन 9 रॉकेट है उसकी मदद से इन्हें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भेजा जाएगा। स्पेसक्राफ्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द एस्ट्रोनॉट टू ISS इज नेम एंडोरेंस। जो स्पेसक्राफ्ट इन एस्ट्रोनॉट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक ले जाएगा उसका नाम है एंडोरेंस। ये एंडोरेंस जो है वो 17,500 MPH स्पीड से ले जाएगा एस्ट्रोनॉट को ISS तक, और फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से ये जाएगा। डन। अंत में है कुछ शॉर्ट न्यूज़। पहली न्यूज़ है केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरी एंड ओशियन स्टडी ने बेसिकली अभी इनको 10 करोड़ रुपीस का ग्रांट मिला है नीति आयोग से, और अभी इंडिया का पहला अटल इंक्यूबेशन सेंटर इन द फील्ड ऑफ फिशरी ओपन किया जा रहा है। तो इंडिया का पहला अटल इंक्यूबेशन सेंटर फिशरी के सेक्टर में कहाँ पर ओपन किया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा केरला में। नीति आयोग की मदद से इनको फंडिंग दी जा रही है। नेक्स्ट है इंडिया ने लाओस के साथ 5 MOU साइन किए हैं इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, वाटर फैसिलिटी एंड IT। एंड भूटान ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि उसने सक्सेसफुली एलिमिनेट कर लिया है रुबेला को अपनी कंट्री से। डन। अब बात करेंगे हम अपने MCQ पे। काफ़ी सारे MCQ हैं, एक एक करके देखते हैं।
पहला क्वेश्चन है, पहली इंडियन सिटी कौन सी बन गई है जिसने ज्वाइन किया है वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम को? तो आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यूरिया गोल्ड जो कि नई वैरायटी है यूरिया की, जो कि कोटेड है विथ सल्फर, इसे रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किस स्टेट से लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच स्टेट विल सेट अप इंडिया फर्स्ट फिशरी अटल इंक्यूबेशन सेंटर? आंसर हो जाएगा केरला। इंक्यूबेशन सेंटर बेसिकली स्टार्टअप को, इस पर्टिकुलर सेक्टर के स्टार्टअप्स को, एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है उल्लास। कल मैंने आप लोगों को उल्लास एप्लीकेशन के बारे में बताया था, क्योंकि हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसकी 3rd एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। अब उस उल्लास में जो सेकेंड एल है उसका क्या मतलब है? सेकेंड एल का क्या मतलब है? तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे लर्निंग। ऑप्शन इज द राइट आंसर। उल्लास का फुल फॉर्म बता देती हूँ, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। तो फर्स्ट एल का मीनिंग बोलता है तो लाइफ लॉन्ग, सेकेंड का मतलब है लर्निंग। डन। नेक्स्ट है अमेजॉन इंडिया ओपन कर रहा है अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर अंडर द प्रोग्राम आई हैव स्पेस। तो ये पहला फ्लोटिंग स्टोर अमेजॉन इंडिया का कहाँ ओपन हो रहा है? तो आंसर हो जाएगा डल लेक में, डल झील। ऑप्शन बी। कौन सी वो कंट्री है जिसने रिसेंटली अनाउंस किया है कि उसने अपनी कंट्री से सक्सेसफुली एलिमिनेट कर लिया है रुबेला को? सो रुबेला को एलिमिनेट करने वाली कंट्री बन गई है भूटान, जो कि हमारा एक पड़ोसी देश है। ठीक है। नेक्स्ट है एनएस विश्वनाथन, इन्हें किस बैंक का नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अपॉइंट किया गया है फॉर द पीरियड ऑफ 3 years? तो आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जुपिटर 3, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्राइवेट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसको फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से भेजा गया है। तो जुपिटर 3 किसका है? आंसर हो जाएगा स्पेस एक्स ने भेजा है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 31 जुलाई को हमने रेंजर डे सेलिब्रेट किया, इसकी थीम क्या थी? 30x30। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अच्छा अब यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन करना है। एक्चुअली ना हुआ क्या था, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं बता रही हूँ। हम कल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में बात कर रहे थे और वो काफ़ी हाईलाइट चल रहा था, ऊपर न्यूज़ आ रही थी और मेडल टैली दिखा रहा था, तो वो मैंने ले लिया। फिर मैंने बाद में आज जब एक बच्चे का कमेंट आया और बाद में मैंने इस न्यूज़ को डिटेल में पढ़ा, तो मुझे पता चला कि यार वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम तो चल रहे हैं और ये गेम्स तो 8 अगस्त तक चलने वाले हैं। मतलब मेडल टैली तो डेली अपडेट हो रही है, डेली चेंज हो रही है, कभी 2nd नंबर पे जा रहा है इंडिया, कभी 4th नंबर पे आ रहा है इंडिया। तो वो जो बातें हुई थी प्लेयर के नाम के अलावा बाकी सारी बातें थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। 8 अगस्त को जब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे, कंक्लूड हो जाएगा, उसके बाद हम इसको डिस्कस कर लेंगे। डन है। तो यहाँ पे है कि कौन सा ऐसे इंडियन प्लेयर है जिन्होंने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो कल मैंने इनका नाम जरूर बताया था आपको, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एनुअल टाइगर पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी एस्टिमेट की गई है? 6.1% की गई है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इंडियन अमेरिका हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द यूएस फाइनेंस एजेंसी। तो किसे बनाया गया है? निशा विश्वाल को बनाया गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लोकमान तिलक नेशनल अवार्ड पुणे में किसे दिया गया? तो ये अवार्ड नरेंद्र मोदी को दिया गया है, जिसके ऊपर हमने पहले भी डिस्कशन किया था। ये 41st नंबर के रेसिपेंट बन गए जिनको तिलक अवार्ड दिया जा रहा है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फर्स्ट गुड ट्रेन कैरिंग एसेंशियल आइटम कहाँ से ऑपरेट हो रही है? आंसर हो जाएगा मणिपुर से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है श्रीलंकन एथलेटिक नेशनल चैंपियनशिप में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने 14 मेडल जीते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ट्विटर ने अभी अपना नया लोगो बनाया है और इसने जो बर्ड का लोगो था उसे रिप्लेस करके कर दिया एक्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। डॉक्टर थानी अल जियोदी, द चेयर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 13 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, इज फ्रॉम विच कंट्री? ये किस कंट्री से हैं? इजराइल, यूएई, इंडोनेशिया या फिर ईरान? जो भी सही आंसर होगा वो आप हमें कमेंट में दीजिएगा। बाकी सारी बातें हम कल के वीडियो में करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।